या हेलो गाइस। टुडे आज हम लोग चाइना और ताइवान रिलेशन के बारे में देखेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में इश्यूज़ क्या हैं और कैसे यूएस का क्या इंटरप्रिटेशन है चाइना ताइवान के बीच में और ताइवान का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले चाइना और ताइवान के लोकेशन से। देखिए, चाइना और ताइवान जो है ये एक तरीके से ईस्ट एशिया में है और इनके बीच में एक स्टेट है जिसे ताइवान स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में इश्यूज़ क्या हुआ है, तो रिसेंटली जो चाइना ने एक बहुत ही मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज किया था ताइवान के चारों ओर। तो आप देखो, ये ताइवान के चारों ओर चाइना ने एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ड्रिल किया था। तो इंडिकेशन क्या है, चाइना ये इंडिकेट करना चाहता है कि अगर ताइवान अपना इंडिपेंडेंस अगर क्लेम करता है तो चाइना उसको फोर्सफुली अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, मतलब चाइना क्यों करना चाहता है ऐसा, क्योंकि ये इंटिमिडेट करना चाहता है, डराना चाहता है ताइवान को कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम फोर्सफुली तुम्हें ऑक्युपाई कर सकते हैं, है ना। तो चाइना के बारे में पता ही है कि चाइना एक किस तरह का स्टेट है, एक रोग स्टेट है। मतलब रोग तो बहुत एक्सट्रीम टर्म हो जाएगा, एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है। तो इश्यूज़ क्या होते हैं चाइना के नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ, जैसे आप इंडिया के साथ ले लो तो अक्साई चीन में इशू है, या फिर गालवान क्लैश हुआ था अभी रिसेंटली। साउथ चाइना सी में देख लो तो जो वहाँ की कंट्रीज़ है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, तो इनके साथ हमेशा क्लैश होता रहता है। इसी तरह आप ईस्ट ओशियन में, मतलब इधर देखोगे आप ईस्ट चाइना सी में, तो यहाँ पे ताइवान के साथ इशू है ना। तो अभी हम हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरह से चाइना और ताइवान रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्विंग डायनेस्टी थी जो कि यहाँ अराउंड 400 ईयर्स इन्होंने शासन किया, 350 ईयर्स अराउंड। तो 1644 से 1911 तक इन्होंने शासन किया। और इसके 1911 के इनके डिसइंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे दो पार्टियाँ उभरी। एक तो था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और दूसरा था कोमिनतांग पार्टी। तो कोमिनतांग पार्टी जो थी वो नेशनलिस्ट पार्टी थी, यानी कि वो जो वेस्टर्न फिलॉसफी हैं, जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, उनको उन पे ज़्यादा उनका फोकस था। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कार्ल मार्क्स, यानी कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, यानी कार्ल मार्क्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस करती थी। तो उसी तरह से वो फ्यूचर भी देखते थे चाइना का, है ना, कि चाइना को कैसे बनाना चाहते हैं। तो जो कोमिनतांग पार्टी थी वो डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करती थी, यानी जो हमारे इक्वलिटी राइट्स ये सब को फोकस करती थी। वहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट के आइडियोलॉजी पे, या फिर जैसे रशिया में था, है ना, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने एक कम्युनिस्ट रिजीम बनाई, तो उसके बात पे ये डेवलप करना चाहते थे। अब क्या हुआ कि हालांकि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस दोनों ये चाहते थे कि जो जापान है, जापान ने जो टेरिटरी ऑक्युपाई कर रखी थी, अब उसको चाइना अपने अंदर इन्वॉल्व करे, यानी चाइना को दिया जाए वो। तो ये कौन सा वॉर था जिसके थ्रू चाइना ने, मतलब ताइवान ने, जापान ने चाइना से कुछ उसके रीजन्स कब्जा लिए थे। तो ये 1895 के अराउंड एक वॉर हुआ था, ठीक है। तो इस वॉर में जो जापान एक इम्पेरियलिस्ट पावर बन चुका था तब तक, और वो जो चाइना के कुछ रीजन्स थे तो उनको अपने अंडर में कर लिया था, जिसमें ताइवान भी शामिल था। तो जब ये वॉर ख़त्म हुआ, आपको पता है कि जापान 1944 और 45 में जो वॉर का एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ये कायरो डिक्लेरेशन साइन हुआ। कायरो डिक्लेरेशन किसके बीच में साइन हुआ, तो ये कोमिनतांग के जो चियांग काई शेक थे और यूके के वेस्टर्न चर्चिल और यूएस के रोजवेल्ट, तो इन्होंने साइन किया कि जब जापान ने जिस टेरिटरी, चाइना के टेरिटरी को अपने अंदर लिया हुआ था, वो जब जापान हारेगा तो वो चाइना को दे दिया जाएगा। इसमें ताइवान भी शामिल था। तो जब सेकंड वॉर ख़त्म हुआ और ताइवान की टेरिटरी चाइना को दे दी गई, तो वहीं पे सिविल वॉर हो गया चाइना में। सिविल वॉर किसके किसके बीच में, कोमिनतांग के अगेंस्ट
जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने सिविल वॉर कर दिया और वहाँ से सत्ता यानी कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उसको वहाँ से भगा दिया, और जो रूलिंग कोमिंतांग पार्टी थी वो आके ताइवान में शिफ्ट हो गई। ठीक है, और KMT यानी कि कोमिंतांग ताइवान में हो गई, और चाइना में CCP यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ये चाइना में चली गई, यानी कि इन्होंने अपना बीजिंग में रूल बना लिया और कोमिंतांग ने ताइवान में। ओके, तो यहाँ से आपको एक ये पता चल गया कि किस तरह से क्या लड़ाई थी। अब इन दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या है चाइना के बारे में। तो जो कोमिंतांग है वो ताइवान है, वो कह रहे थे कि जो ताइवान की जो गवर्नमेंट है कोमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी वही चाइना को रिप्रेजेंट करती है, और इसके अपोजिट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बीजिंग में वो क्लेम करती थी कि जो बीजिंग की जो गवर्नमेंट है वो असली चाइना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट है। और यहीं आप अगर दूसरी कंट्रीज़ का देखेंगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते थे, दे आर नॉट वेरी अलाइन टू दी नैरेटिव की जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में दे आर रिप्रेजेंटिंग चाइना। तो उन्होंने कोमिंतांग यानी कि जो ताइवान की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उसके साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ कि चाइना से ने हमेशा रिप्रेजेंटेशन अपना डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन कहा कि ये मतलब कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वही असली बीजिंग की गवर्नमेंट है, वही चाइनीज़ गवर्नमेंट है। अब ये दोनों के बीच में इंटरप्रिटेशन के बीच में जो एक टकराव था ये हमेशा ही रहा इन दोनों के बीच में। और आप देखोगे कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट थी यानी वर्ल्ड जो लीडर्स थे वो भी पहले तो ताइवान के सपोर्ट में थे यानी कि कोमिंतांग पार्टी के सपोर्ट में, लेकिन 1975 के बाद क्या हुआ कि उनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बीजिंग के साथ शिफ्ट हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने अपना इकोनॉमिक बेस मजबूत कर दिया, ऐसे इकोनॉमिक पावर वो गेन करने लगे, उन्होंने अपनी इकॉनमी ओपन कर दी। डेन जियाओपिंग जब वहाँ के लीडर बने तो उसके बाद जो ताइवान मतलब एक तरीके से छोटा हो गया और लोगों ने वर्ल्ड लीडर्स ने चाइना के गवर्नमेंट को ज़्यादा वो सपोर्ट करने लगे, यानी कि उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करने लगे। तो ये देखेंगे ये यूएन के में जो रिप्रेजेंटेशन थी ताइवान की वो भी चली गई, अब वो बीजिंग रिप्रेजेंट करने लगा यूएन में। इसी के साथ यूएस भी 1979 के अराउंड उसने अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था बीजिंग के साथ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब क्लेम क्या है? देखिए क्लेम जो था चाइना और ताइवान का, तो जो ताइवान का क्लेम था वो तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से वो क्लेम करते थे कि दे आर द गवर्नमेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग द चाइना, और वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ना कि जो वहाँ पे बीजिंग में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है कम्युनिस्ट पार्टी की। इनका ये रिप्रेजेंटेशन था। एक जो मतलब जो इनका कहना था। वहीं हम चाइना का देखें तो चाइना का जो है वन प्रिंसिपल चाइना है। तो चाइना का कहना ये है कि जो ताइवान है, ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, मतलब ताइवान जो है चाइना में आता है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है जो कि बीजिंग में जो गवर्नमेंट है वही रिप्रेजेंट कर रही है ताइवान को। ठीक है, तो अब जो ताइवान वाले हैं तो ताइवान में भी आप देखो किस तरह से डिप्लोमेटिक जो लीडरशिप है वो चेंज होती है, तो किस तरह से नैरेटिव चेंज होता है कंट्रीज़ का, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह से जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट है, किस तरह से हमारा जो नैरेटिव है, पैराडाइम है, वो किस तरह से चेंज होता है। तो आप ये देखोगे कि ताइवान में जब तक कोमिंतांग की गवर्नमेंट थी, ठीक है, मतलब ये लगभग ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स लाइक तिब्बत है, उसमें मंचूरिया है, चाइना तो है ही, ताइवान है, और ऑल पार्ट्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द चाइना। और जो ताइवान की गवर्नमेंट है वो
रिप्रेजेंट कर रही है इन सारी कंट्रीज़ को। लेकिन अभी जब उसके अगेंस्ट जब ये DPP आई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, तब इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि जो नैरेटिव है ताइवान का, ठीक है, जो कुओमिंटान के समय में था, अब वो नहीं है। अब वो कहने लगे कि जो ताइवान है, ताइवान इज ए सेपरेट स्टेट, ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना। अब ये सेपरेशन क्यों कहने लगे, इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि जो ताइवान के जो अभी लोग हैं, दे आर मतलब अलग होना चाहते हैं चाइना से। दे आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स द चाइनीज़ नैरेटिव कि हम चाइनीज़ नहीं है, हम सेपरेट हैं चाइना से। तो ये ताइवान के कहने का लोग हैं। जैसे अभी आप देखोगे कुछ स्टडीज़ हुए थे, तो उन्होंने जो पहले लोग 30 से 40% लोग अपने आप को चाइनीज़ समझते थे, ताइवान के लोग, लेकिन अब वो सोचते हैं कि वो दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज द ताइवानीज़ पीपल इंस्टेड ऑफ चाइनीज़। तो नैरेटिव चेंज हो रहा है वहाँ के लोगों का। एक जो पर्सपेक्टिव है अपने आप को कैसे समझते हैं। जैसे आप इंडिया में अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देखेंगे, तो पहले वहाँ का नैरेटिव था कि दे आर मोर अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी वो इंडियन गवर्नमेंट का क्या था कि वो चाहे कि वो लोग इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल अपने आप को समझें। तो नैरेटिव चेंज होता है किस तरह से, जिस तरह से वहाँ जो DPP आई जब ताइवान में, तो उन्होंने एक नया नैरेटिव शुरू किया। और जो अभी रिसेंट जो चाइना का जो एग्रेसिव मेजर्स है जो ले रहा है, वो उसी का एक परिणाम है। क्योंकि DPP ऐसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट, दे चाइनीज़ पीपल या चाइनीज़ गवर्नमेंट, दे सा DPP नैरेटिव ऐसे इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और वो नहीं चाहती। तो इसीलिए वो इस समय इंटीग्रेट करना चाहती है ताइवान को। अगर हम वहीं पे US के पॉलिसीज़ को देखें, तो US जो है ये एक मिडिल पाथ फॉलो करता है, ठीक है। ये एक तरीके से कोई एक फिक्स नहीं है, मतलब कोई इसको बोलते हैं जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। अब मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्या है। कि उसकी जो पॉलिसी है ताइवान और चाइना को लेके, वो पहली चीज़ तो ये कहता है कि हम इंडिपेंडेंस को नहीं मानते ताइवान के, है ना, वो सपोर्ट नहीं करता इंडिपेंडेंस के ताइवान को। अब ये किसको बेनिफिट करेगा, चाइना को बेनिफिट करेगा। वहीं पे दूसरी तरह ये मानता है कि वो अगर सेल्फ डिफेंस की बात आएगी तो ताइवान को सपोर्ट करेगा। अगर चाइना ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की या फिर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की, तो देन US विल कम इन सपोर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस फॉर द ताइवान, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा US, वो उसको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जो अभी आप देखोगे कि ताइवान क्या कर रहा है, US से कई सारे इंपोर्ट करते हैं, कई सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकता है ताइवान फॉर अगेंस्ट चाइना। तो इसके लिए ताइवान को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो ना टोटली चाइना के पक्ष में, ना टोटली ताइवान के पक्ष में। तो इसलिए बोला जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है, मतलब एक तरीके से एम्बिगुअस पॉलिसी है US की, ठीक है। और इसी सेल्फ डिफेंस जो बोला है US अपनी पॉलिसी में, उसी सेल्फ डिफेंस की वजह से जो अभी तक जो आपको मैंने बताया था कि चाइना और ताइवान के बीच में एक स्ट्रेट है, ठीक है। ये आप देखो, ये ताइवान स्ट्रेट, इस स्ट्रेट में कई सारे कन्फ्लिक्ट हुए अभी तक। चाइना ने एक मिलिट्री एग्रेसिवनेस दिखाते हुए वहाँ पे अटैक करना शुरू किया है, कई सारे बम्बार्डमेंट किए हैं उसने, ठीक है, यहाँ पे ताइवान के सरफेस, यहाँ सी शोर पे। तो उससे क्या हुआ है, US ने हमेशा वो उसको डिफेंस मतलब ताइवान के फेवर में डिसीजन लिया है US ने, ठीक है, यानी कि ताइवान का सपोर्ट किया है। अब क्यों, मतलब ताइवान के पीछे क्यों पड़े हुए लोग, आप ये देखो, चाइना भी ताइवान को चाहता है, US भी ताइवान के डिफेंस में खड़ा हुआ है। तो चाइना का एक
रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम देखते हैं। क्योंकि चाइना मतलब चाइना का एक वन चाइना प्रिंसिपल जो है, जो वन चाइना प्रिंसिपल है, उसके अराउंड तो वो ताइवान को चाहता ही है, लेकिन ताइवान को ऐसे वो टेरिटरी नहीं देखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइना टू हैव ताइवान फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज क्या है यहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ पे ताइवान की जो ये लोकेशन है, आप देखो कि ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी दोनों में एंट्री को लेकर, पैसिफिक ओशियन से दोनों ओशियन में एंट्री को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो भी ताइवान पे जिसकी भी मिलिट्री एसेट हो गया, मिलिट्री कंट्रोल होगा, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ताइवान। दूसरी चीज़ है, अगर इकोनॉमिकली देखेंगे तो यहाँ पे एक कंपनी है TSMC, ठीक है। TSMC क्या है? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये आप विश्वास नहीं करोगे कि ये 70%, अराउंड 70% जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है दैट आर बीइंग डन बाय TSMC। तो अगर चाइना का यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है ताइवान पे, तो दे आर इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द TSMC। और TSMC के कंट्रोल करने के बाद क्या होगा कि जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स की, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, और इससे काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं US को, जो कि इकोनॉमिकली जाइंट है, जो कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। आपके कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल्स हैं, आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑल द फील्ड्स। तो इससे वर्ल्ड को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आप रिसेंटली देखोगे तो ऐसा एक चलन आ गया है कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट हैं वो छोटी कंट्रीज़ के ऊपर हावी होकर उन पर मिलिट्री यूज़ करके उनको हथियाना चाहते हैं। जैसे यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उसी तरह चाइना भी ताइवान पे हमला करना चाहता है। तो ये अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि जो वेस्टर्न लेड पॉलिसीज़ हैं, जो डिसाइड कर रही हैं कि डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, तो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स कि इट इज़ फेवरिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स, फॉर द सोवरेनिटी राइट्स, तो इन सब के अगेंस्ट हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट होने की वजह से जो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो एक तरीके से US या वर्ल्ड लेड कंट्रीज़ के अगेंस्ट हो जाएगा, यानी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी ताइवान को नहीं चाहता US कि इस पे चाइना का कब्जा हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको मैंने मोटा मोटी एक ग्लिम्सेस दिए हैं, इसके साथ ही मैं आपको PDF भी अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप एक गो थ्रू करके उसके आप देख सकते हो निटी-ग्रिटी, और उसका यूज़ आप आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट PSIR के लिए भी है, वहीं आप देखोगे कि GS के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, GS2 के लिए। ये एक तरीके से चाइना हमारा नेबरहुड है, और वो किस तरह से अपने जो कंट्रीज़ हैं किस तरह से उनके साथ डील करता है। तो हम एक चाइना का बिहेवियर देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।